अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है प्रोग्राम में। आप सब जुड़े इसके लिए धन्यवाद। वैभव भिड़े भाई, बिल्कुल आफ्टर लॉन्ग टाइम कोशिश रहती है कि लाइव कर लिया करें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है कि लाइव नहीं कर पाते। कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते से फिर इसको रेगुलर करें। अजीज दोस्तों, शुरू करेंगे दिल्ली के इलेक्शन से। दिल्ली में आज बीजेपी की विक्ट्री अनाउंस हो गई और अच्छे खासे मार्जिन से। और यह है कि काफी अरसे बाद बीजेपी, मेरा ख्याल है 93 के बाद बीजेपी सरकार में आई है। हैरत होती है कि एक चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी, और 3 बार वो चीफ मिनिस्टर बनी कांग्रेस की। और इसके बाद पोजीशन ये है कि आखिरी 3 इलेक्शन में कांग्रेस की 0 सीटें थी। तो ये एक मतलब काफी, मतलब कोई गैरतमंद अगर लीडर होता ना, तो वो कब का रिजाइन करके हिमालय के पहाड़ों में चला जाता, संन्यास ले लेता। लेकिन ये राहुल गांधी है, शर्म गैरत इनके अंदर बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो है, ऐसे हमारे भारत में राहुल गांधी है। और शर्म तो इनको बिल्कुल है नहीं ना। ये जब से कांग्रेस को इसने अपने हाथ में लिया है, इसके बाद ये 90 इलेक्शन हारा है। दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अपने आप को महान ज्ञानी समझता है। पार्लियामेंट में भी लास्ट वीक में स्पीच करते हुए इसने कहा कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने भारत का इलाका कब्जा कर लिया है। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, इस बुद्धिमान को कोई समझाए कि एरिया कितना बड़ा होता है, ये सोचे जरा। और यह है कि ना चाइना के ऐसा कोई क्लेम करता है, ना कहीं से ऐसी कोई चीज है, लेकिन ये इस तरह की बातें, जात पात की बातें करेगा। कम से कम थोड़ा अपना, अपने आप को हिंदू कहता है तो महाकुंभ में चला जाता। एक से एक लोग, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, विदेशी लोग आ रहे हैं, भारतीय लोग नहीं, विदेशी लोग आ रहे हैं इतने। कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और ये भाई साहब है कि जात पात की बात में लगा रहता है। महाकुंभ तो सबसे बड़ी मिसाल है कि वहां पे पता ही नहीं कि कौन सी जात का माँ गंगा में डुबकी लगा रहा है, किसी को पता ही नहीं है, कोई किसी को परवाह भी नहीं है। कोई ब्राह्मण ये नहीं सोचता कि मेरे बराबर में जो माँ गंगा में स्नान ले रहा है वो कौन सी जात का है। तो ये है दिल्ली में हारने की सबसे बड़ी वजह, आम आदमी पार्टी की एरोगेंस ऑफ टॉप लीडर्स ऑफ, आप खास तौर पे अरविंद केजरीवाल और आतिशी, इनका जो एरोगेंस था, और ये अपने आप को सब कुछ समझते थे, सिर्फ और सिर्फ लेपा तोपी करते थे, कोई काम नहीं करते थे, और वोट बैंक की पॉलिसी पॉलिटिक्स करते थे। मुसलमान जाहिर दिल्ली में काफी तादाद में रहते हैं, तो मुसलमानों की और इसकी और उसकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में लगे रहते थे। और एरोगेंस इतना था, अगर करप्शन के नाम पे ये आदमी पॉलिटिक्स में आया कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, करप्शन के खिलाफ जिहाद करूंगा, तो एटलीस्ट इसको उस पार्टी के साथ मिलके चलना चाहिए जो सरकार में है, फेडरल में, सेंटर में जो सरकार में है। कम से कम उसके साथ आपको ये बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए आपको उसके साथ मिलके चलना चाहिए। लेकिन आपने तो टोटल ही उन्हीं के खिलाफ, जबकि उनको भी पता है, दुनिया को पता है कि एटलीस्ट बीजेपी की टॉप लीडरशिप करप्ट नहीं है। नीचे के लेवल पे चीजें होंगी, ठीक है ना, वो इतनी जल्दी सुधारा आ नहीं सकता। आम आदमी को तो वही तकलीफ होती है करप्शन की, पुलिस वाला रास्ते में तंग करेगा, कोई ऑफिसर तंग करेगा, ये सब तो भारत में है, बिल्कुल उस पर कोई शक नहीं। लेकिन एटलीस्ट उनको पता है कि हाई लेवल पे चीजें खराब नहीं है। तो इसके बावजूद उसने उनके साथ मिलकर चलने के बजाय उनके साथ भी एजिटेशन की। और जिनके खिलाफ इसने शुरू किया था जिहाद पॉलिटिक्स में आने से पहले, कि कांग्रेस और अखिलेश यादव और ये सब करप्ट है, मैं इनको पकड़ूंगा, फलान ढुमकान, उन्हीं के साथ मिलके बैठा। तो दिल्ली की हार एक बहुत बड़ा सबक है, खुशी की बात है। लेकिन अब इतना गंद हो चुका है दिल्ली में, इतना पिछले 10 साल से, 12 साल से ये पार्टी जब बैठी है सरकार में, इसने इतनी खराबियां पैदा कर दी हैं कि अभी बीजेपी को सीरियसली दिल्ली में काम करना है, सफाई की व्यवस्था करनी है, यमुना नदी को साफ करना है, और ऐसे कई चीजें हैं जो दिल्ली का हाल खराब कर रही हैं।
आज से 20 साल पहले दिल्ली दुनिया के टॉप 10 पॉपुलेटेड सिटीज में नहीं आता था। आज दुनिया का शायद सेकंड पॉपुलेटेड सिटी है। इसकी पॉपुलेशन का अंदाजा ही नहीं है कि कितनी बड़ी है। और फिर इसके राइट और लेफ्ट पे गुड़गांव और नोएडा लगता है। तो अगर आप देखें तो ये 5-7 करोड़ का एरिया बन जाता है पूरा। और उसमें अगर कोई काम ना हुआ हो तो बड़ा मसला होता है। आप दिल्ली से नोएडा चले जाएं तो फर्क नजर आ जाता है कि वहां पे योगी जी की सरकार ने काफी हद तक बेहतर चीजें की हैं। लेकिन बहरहाल इतने बड़े एरिया में काम करना बहुत मुश्किल है। अजीज दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा मामला खराब हैं, केपी में बहुत ज्यादा मामला खराब हैं, सिंध के मामला तो हद से ज्यादा खराब है। लेकिन मसला ये है कि सिंध में कोई मूवमेंट नहीं है। सिंधी अपने वडेरे के गुलाम बने हुए बैठे हैं और बस कोई मूवमेंट चल नहीं रही। सिंधी नेशनलिस्ट जो बाहर से चीजें चला रहे हैं उनके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत नजर आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए, मतलब है। मैं आपको बता दूं कि इतना इनके अंदर यूनिटी नहीं है जो ये नेशनलिस्ट हैं, कि मिल के नहीं चल रहे। 50 ग्रुप सिंधियों के आजाद सिंधु देश की मूवमेंट चला रहे हैं। दो दो आदमियों पे एक ग्रुप बना हुआ है और बड़े नामी ग्रामी लीडर बनते हैं, लेकिन यह है कि एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं। अभी मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस की थी 29 जनवरी को। उसमें जो सिंधी वर्ल्ड सिंध कांग्रेस के मैंने इनवाइट किया था बोलने के लिए, वहां पे एक दो और सिंधी ग्रुप के भी आए थे। मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैंने इनको इनविटेशन भेजा था। अब जब प्रेस रिलीज हमने प्रोग्राम के बाद निकाली तो उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा हमारा नाम क्यों नहीं है, आपने सिर्फ वर्ल्ड सिंध कांग्रेस का नाम क्यों दिया, हमारा नाम क्यों नहीं दिया। अबे आप यार 2-3 आदमी का ग्रुप है और इस तरह अगर सबके नाम देने लगे, जो स्पीकर है उनका नाम दिया है और जो मेन स्पीकर थे उनका नाम दिया है। एमक्यूएम को भी दावत दी थी, एमक्यूएम भी आई थी, लेकिन उनका नाम प्रेस रिलीज में इसलिए नहीं था कि उनको मैंने मेन स्पीकर नहीं बनाया था। वो लास्ट मोमेंट पे उनसे बात हुई थी और सुबह प्रोग्राम था और रात को उन्होंने इनविटेशन मांगे तो मैंने भेजे थे। तो ये है कि आपस में यूनिटी है नहीं। तो सिंध का केस बहुत खराब है। सिंध पे पक्का कब्जा है पाकिस्तान आर्मी का अपने एजेंटों के जरिए। उनके एजेंट सिंधी वडेरा है और मुहाजिर, टोटल जो करप्ट लीडरशिप है मुहाजिरों की, वो सब उनके साथ मिले हुए हैं। तो अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब वहां पे क्रिकेट क्रिकेट चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। आज से ट्राई नेशन ट्रॉफी शुरू हुई है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम है। अब साउथ अफ्रीका का नेशनल T20 लीग चल रही है, तो मेन प्लेयर तो आए नहीं, बी टीम आई है। इसी तरह न्यूजीलैंड के भी कई प्लेयर कुछ लीग्स में बिजी हैं तो वो भी नहीं आए। और कुछ अभी कल परसों ही लीग से फारिग होकर भाग के आए हैं पाकिस्तान। तो अगेन मेरी प्रार्थना यही है कि पाकिस्तान में ये सब खिलाड़ी खैरियत से खेल के चले जाएं, वरना डर लगा रहता है कि वहां जिस किस्म के हालात हैं इसमें यू नेवर नो कि इनके साथ कब कुछ क्या हो जाए। तो क्रिकेट का सीजन चला हुआ है और अब ये चलता रहेगा, क्योंकि भारत के हिसाब से तो अब चैंपियंस ट्रॉफी है, इसके बाद आईपीएल है, फिर इसके बाद इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है। तो एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। भारत में भी काफी चेंजेस हैं, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी डाउन चल रहे हैं। तो मेरी मुझे खुशी होगी अगर ये दोनों परफॉर्म करें, क्योंकि इतने लेजेंड प्लेयर हैं। अब कैरियर के एंड पे आके इनके साथ ये सब हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक करेंगे। ये क्रिकेट के हवाले से था। बाकी जनरल सिचुएशन ये है कि इंग्लैंड के हालात बहुत खराब हैं। इंग्लैंड में मतलब लेबर पार्टी से उम्मीद तो कुछ भी नहीं थी। ऑलरेडी इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी ने ही ये सारी खराबियां पैदा की जो पिछले 14 साल से सरकार में थे इंग्लैंड में। अगर उन्होंने कुछ बेहतरी की होती तो आज हालात इतने खराब ना होते। तो इन्होंने भी, कंजर्वेटिव ने भी वही किया जो आज लेबर कर रही है। और अब लेबर के बाद कोई उम्मीद की किरण नजर आ नहीं रही कि उम्मीद क्या करेंगे, कि अभी तो 6 महीने हुए हैं इनको आए हुए, 4.5 साल इनके पास पड़े हैं। तो ये किसी भी सूरत इन 4.5 सालों में वापस जाने का नाम नहीं लेंगे। प्रेशर बहुत है, जनरल एटमॉस्फेयर इनके खिलाफ हो गया है। रिफॉर्म पार्टी बहुत स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे।
माइग्रेशन का मसला बहुत खराब है। माइग्रेशन के मसला अमेरिका में भी बहुत ज्यादा चला हुआ है। भारत में जो माइग्रेंट्स को वापस भेजा है अमेरिका ने, उस पर काफी शोर हो रहा है, मोदी जी के ऊपर काफी प्रेशर है। लेकिन और वो जो आए हैं वो कह रहे हैं हमें जंजीरों में बांध के रखा था और चैन के अंदर लेके आए और हमें हाथ बंधे हुए थे, उसमें हमें खाना खाना पड़ रहा था, ये वो। तो उनको मैं बस इतना कहूंगा कि जब आप जा रहे थे 1-1 करोड़ रुपया और 50-50 लाख रुपया खर्च करके, तो आप खुद बता रहे हैं कि हम तो 18-18 पहाड़ियों पे से कूद के गए थे, कई लोगों की तो जानें चली गई वहां से गिर के, हम तो कई कई दिन भूखे रहे। तो उस सूरत हाल जो कि आपने खुद अडॉप्ट की थी 50-50 लाख रुपया खर्च करके, एक फैमिली का पता चला 1 करोड़ रुपया खर्च करके गए थे। जब आप खर्चा करके वो सिचुएशन ले रहे थे तो वापसी पे कम से कम आपकी जान तो खतरे में नहीं थी, और आप अपने देश ही आ रहे थे। और मैं खुद इलीगल माइग्रेंट था एक जमाने में। तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ क्यों बोलते हो, तो मैं तो सीधी सी बात है, हम जब आए थे तो 34 साल 35 साल पहले की बात है ये, और उस वक्त के हालात और थे, उस वक्त की चीजें और थी। और आज दुनिया में तब्दीली आ रही है। हिंदुओं ने वोट दिया ट्रंप को, देखो ट्रंप तुम्हारा क्या कर रहा है। तो ट्रंप सबके साथ यही कर रहा है। ट्रंप अपने क्लोज अलाइज जो है, यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, दूसरे कंट्रीज हैं, उनके खिलाफ क्या कर रहा है। जापान के ऊपर तारीफ ठोक दिए हैं, यानी वो टैक्सेस डाल दिए हैं इनकी जो इंपोर्ट है उसके ऊपर। भारत पे तो ये नहीं डाला अभी तक। तो ये है कि जो अपने क्लोज अलाइज हैं ट्रम्प, तो उनके साथ भी वही कर रहा है। और मैं तो आपको काफी अरसे से बता रहा था कि ट्रम्प बहुत बड़े रिवॉल्यूशन लाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ट्रम्प जो भी करेगा वो भारत के या किसी और देश के लिए नहीं करेगा, वो अमेरिका के लिए करेगा। आपको पूरी दुनिया में ट्रम्प से बड़ा अमेरिकन नेशनलिस्ट कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रम्प तो कुछ ज्यादा ही खुल के बाहर आ गया है। वो तो इंपीरियलिस्टिक कोलोनाइजेशन को लेके जा रहा है दुनिया को। उसकी विश लिस्ट देखें कि मैं वो ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का इलाका है जो कि एलाय है ट्रम्प अमेरिका का, उसकी ग्रीनलैंड पर नजर है। कनाडा के लिए अभी तक लगा हुआ है कि 51st स्टेट बन जाओ और ये करो और वो करो। अब गजा को लेने की बात कर रहा है। तो ट्रम्प तो सीधा सीधा कोलोनाइजेशन की तरफ जा रहा है। ऑल दो कि अमेरिकन एम्पायर दुनिया की हर एम्पायर की तरह कोलोनाइजेशन करती थी, और उसने दुनिया के कई इलाकों में अड्डे बनाए हुए हैं। ये कोलोनाइजेशन ही है। पाकिस्तान की अमेरिका की कॉलोनी नहीं है। अरबियन गल्फ स्टेट की अमेरिका की कॉलोनी नहीं है। तो ऐसे दुनिया के कई रीजन हैं जिसको अमेरिका ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, लेकिन ये खुल के सामने आ गया है और ये खुल के बाहर आ गया है। तो उस पे आगे बात करेंगे। मैं समझता हूं कि मैं आज का सेशन मेनली मेरा आपके साथ इंटरेक्शन का था। तो ये है कि मैं समझता हूं कि कुछ सवालात अगर हैं तो वो ले लें हम। इंडियन रिएक्शन। आरिफ जी नमस्ते। सर आपको नहीं लगता है कि इस्लामिक जबरदस्ती का बनाया हुआ एक मन से गलत झूठा मजहब है, और दुनिया भर के अंदर जो एक्स मुस्लिम निकल कर सामने आ रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो देखें, बात यह है कि सिर्फ इस्लामिक नहीं, ये अब्राहमिक रिलीजन है ना, ये सब मैन मेड है। अब्राहमिक रिलीजन जब से शुरू हुआ, वैसे तो आदम की बात कर रहे हैं कि पहला इंसान आदम था और ये था, उनके कोई एविडेंसेस तो नहीं मिलते। लेकिन अगर आप शुरू करें जुडाइज्म से, यहूदियों के जब प्रॉफिट आए थे, तो वो उस जमाने में दुनिया बहुत सिमटी हुई थी, तरक्की नहीं थी, इनोवेशंस नहीं थे। तो आसानी से किसी को कंट्रोल करना एक मजहब इजाद कर देना था। तो प्रॉफिट आए, मूसा आए, दाऊद आए, सलमान आए, सलमान तो नहीं सुलेमान आए, याकूब आए, इसहाक आए, ये सब यहूदियों के पैगंबर थे। इनको इब्राहिमिक जो कहते हैं, तो इब्राहिम से शुरू हुए थे ये सब। तो उस वक्त यही था कि किसी को भी डरा के देखो एक ऊपर खुदा बैठा हुआ है, तुमको जन्नत में जन्नम में ये वो ऐसी चीजें करके उनके दिमागों को कंट्रोल करना। और ये मजहब इजाद किए गए, अपनी मर्जी की शरीयत लाए। फिर इसके बाद जीसस आए, उन्होंने कहा मैं पैगंबर हूँ। कुरान के मुताबिक तो 1,24,000 पैगंबर आए।
लेकिन इनमें सबसे सियाने जो थे वो आखिरी वाले थे। उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, तो उन्होंने इब्राहिमिक रिलीजन की दुकान बंद कर दी, जो कि दुकान एक चलती रहती थी, वो दुकान बंद कर दी। और मेरे बाद कोई नहीं आएगा, जो आएगा वो झूठा होगा और उसका कत्ल लाजिम है, और इस तरह की ऐसी चीजें की कि वो दुकान बंद हो गई। तो बिल्कुल ये मैन मेड है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि उस वक्त जो दुनिया में रिलीजन थे, मेनली तो हिंदुइज्म ही था, और एक सबसे पुराना सबसे सच्चा जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म ही माना भी जाता है और है भी। तो वहां से ही चीजें ली गई हैं, हिंदुइज्म से ही। इस्लाम में भी ज्यादातर चीजें हिंदुइज्म से आई हैं। तो वो जो इबादतें हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, वो ज्यादातर हिंदुइज्म की तरफ से हैं। तो बिल्कुल मैन मेड रिलीजन है, और ये इंसानों के बनाए हुए रिलीजन हैं। क्या कहना है, क्या कहता है कुरान? थैंक यू वेरी मच भाई। आरिफ जी, ये पुनीत गुलेरिया जी, आरिफ सर, यूके में यूएस की तरह इलीगल माइग्रेंट्स को घर वापस भेजना कब शुरू होगा, चाहे कोई भी कंट्री का हो? यूके में कोई ट्रम्प है नहीं ना भाई। नाइजल फरज जो रिफॉर्म पार्टी के चीफ हैं, उनको ट्रम्प बना के पेश किया जा रहा है कि वो रिवॉल्यूशन लाएंगे। इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन का दूर दूर तक कोई सिलसिला नजर नहीं आता। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में बड़ा फर्क है। प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, खासतौर पे अमेरिका में। अमेरिका में ट्रम्प जीत के आया, अब उसको किसी एमपी को या राज्यसभा के मेंबर को नहीं बनाना आपके मिनिस्टर। जितने भी अब जेडी वांस है या रूबियो है फॉरेन मिनिस्टर, या जितने भी हैं, ये अनइलेक्टेड हैं, और वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे लगा दे, फिर वो जो फैसला कर ले। सेनेट और कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए होती है, तो इस वक्त इसको सेनेट कांग्रेस में भी मेजोरिटी हासिल है। और इसने जो अभी यूएस एड खत्म करने का कहा है, उसमें कौन सी इसने सेनेट कांग्रेस से अप्रूवल ली है? तो प्रेसिडेंशियल उसमें इसके पास, प्रेसिडेंट के पास फुल पावर होती है। यह है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें 25 तो पार्टियां हैं यूनाइटेड किंगडम में, हर पार्टी के पास थोड़ा थोड़ा वोट बैंक होता है। तो विल होगी भी तो यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर मैं समझता हूँ ऋषि सुनक के पास विल थी, वो चाहता था कुछ करना, लेकिन उसके बस में पावर थी नहीं कि वो कुछ कर सकता। उसको भी मिलजुल के सियासत चलानी। फिर पाकिस्तान इंडिया की तरह इंग्लैंड में भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत चलती है, माइनॉरिटी वोट्स और ये और वो। तो यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करना तो दूर की बात, यहाँ पे रोज कश्तियां भर भर के इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये काम मुश्किल लगता है। अगेन लोग मुझे कहेंगे कि भाई तुम खुद इलीगल माइग्रेंट थे, तो मैं आया तो था वीजा पे, ठीक है, और आते ही अजाइलम ले ली थी। तो मुझे कभी भी यूरोप में एक दिन भी इलीगल नहीं रहना पड़ा था। और ड्यूरिंग दी अजाइलम ही मेरा फ्रेंच नेशनलिटी का प्रोसेस शुरू हो गया था, और फिर मैं 96 में फ्रेंच नेशनल हो गया था, 29 साल पहले, और तब से मैं फ्रेंच नेशनल हूँ। मेरा हर 10 साल बाद पासपोर्ट नया बन जाता है मेरा। मेरे बच्चे बाय बर्थ फ्रेंच हो गए, ये सब था। मेरी बीवी इलीगल लेके आया था मैं और वो काफी अरसा इलीगल रही। मेरे जो पहले 2 बच्चे पैदा हुए, मेरी बेटी बेल्जियम में पैदा हुई, मेरा बेटा हॉलैंड में पैदा हुआ, तो उस वक्त मेरी बीवी इलीगल थी और उसके पास यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, क्योंकि बीइंग ए फ्रेंच सिटीजन उसको 5 साल हमें एक ही कंट्री में रहना था उसको रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए। और हम शादी के बाद ऐसे अप्रूटेड हुए कि हम एक जगह टिक के रह नहीं सके। 2000 में मेरी बीवी आई थी स्पेन मेरे पास, और फिर वहां से हम बेल्जियम आए। बेल्जियम में 1 साल रहे, 1.5 साल रहे, इसके बाद हम चले गए हॉलैंड। हॉलैंड से 6 महीने रहने के बाद वहां मेरा बेटा पैदा हुआ। इसके बाद हम फ्रांस चले गए। फ्रांस से फिर मैं मेयर का इलेक्शन लड़ने पाकिस्तान चला गया। 2007 में फिर मैं वापस आ गया। 2008 में फिर मैं फ्रांस का वीजा लगवा के बीवी को लेके आया, क्योंकि आफ्टर ऑल उसके 3 बच्चे फ्रेंच थे, उसका हस्बैंड फ्रेंच था, तो उसको वीजा मिल गया। फिर बेल्जियम में आके उसको इमीडिएटली रेसिडेंसी मिल गई थी, और फिर लंदन आ गए तो उसको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई। तो शुरू के कुछ साल मेरी बीवी भी इलीगल रही। तो इलीगल माइग्रेंट्स का के बारे में मैं बात करूं तो
आज के ज़माने में ज़रा मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इल्लीगली कौन आता है। देखें, भारत से लीगल माइग्रेशन कितनी हो रही है, क्योंकि भारत से एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग को वीज़ा मिल जाता है, वर्क वीज़ा मिल जाता है, वो वर्क वीज़ा पे आते हैं, या फिर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और फिर यहाँ पे 2-3 साल एजुकेशन हासिल करके अपना कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाती है वर्क वीजा पे, रेसिडेंस परमिट पे, और इस तरह सिलसिला चल जाता है। लेकिन इलीगल तो वो आते हैं जो ज्यादातर अनएजुकेटेड होते हैं या स्किल्ड नहीं होते। काफी लोग यूनिवर्सिटी के थ्रू आ जाते हैं कोर्स करने के बहाने, लेकिन यहाँ पे आके वो यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते नहीं है और जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो ये है कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपना देश, कम से कम भारत जैसा देश छोड़ने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि यहाँ से कोई बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं रहा। भारत में भी आप देख रहे हैं वहां पे एक से एक अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत हैज बिकम ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे इलीगल के लिए अब मामलात खराब ही हैं। ठीक है, इंग्लैंड में अभी भी चीजें, इलीगल्स को 5 स्टार होटलों में, 4 स्टार होटलों में रखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो प्रेशर माउंट हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इलीगल्स के खिलाफ काम शुरू होगा। थैंक यू सुरेश जोसेफ जी। क्या कहता है कुरान? थैंक यू भाई। आरिफ जी, आई वॉच ऑल योर वीडियोस। आई एम शुक्ला जी फ्रॉम इंडिया। शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्ला जी से याद आया कि राजीव शुक्ला जी भी एक महान हस्ती हैं। मुझे अच्छे लगते हैं, ये कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ हो तो भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करते, सीधे साधे तरीके से अपनी रिवायती कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स करते हैं। क्रिकेट में बहुत ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट है। हम 2004 में अल्ताफ भाई के साथ जब आए थे हिंदुस्तान टाइम्स के एनुअल कन्वेंशन में, तो दिल्ली में हमारा स्वागत राजीव शुक्ला जी ने किया था, और राजीव शुक्ला जी कई बार आते थे हमारे होटल, और अल्ताफ भाई का मीडिया में देखता था उस ट्रिप में, तो उनसे मेरी काफी अच्छी इंटरेक्शन होती थी। एक बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं। सेवन भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। काफी अरसे बाद आपके दर्शन हुए हैं। आरिफ जी, फ्रॉम सो मेनी इयर्स यू आर सेइंग पाकिस्तान विल ब्रेक बट इट इज स्टिल देयर, विल द ट्रम्प टू ब्रेक पाकिस्तान? भाई, जो मैं कह रहा हूं ना इतने सालों से, मैं उसकी कोशिश भी कर रहा हूँ। 94 से मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब 31 साल से मैं इसकी कोशिश भी कर रहा हूँ। टूटने को तो ये कब का टूट जाता, क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो खत्म हो चुकी है। अब फुंगियां मार रहा है ये, और आजू बाजू सब जगह पे खराबियां पैदा कर रहा है। लेकिन जब कुछ सुपर पावर्स की जरूरत हो, तो अब रहा सवाल कि ट्रम्प भाई क्या करेंगे। तो ट्रम्प भाई का भी समझ में आता नहीं है। अभी तक तो कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा। थोड़ा बहुत अगर पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेगा भी ना, तो प्रेशर डालने के लिए कि पाकिस्तान को और सरेंडर करवाने के लिए। लेकिन कुछ उम्मीद नजर नहीं आती कि वो पाकिस्तान तोड़ने वाली सिचुएशन पे जाएगा। देखिए, आइडियल सिचुएशन अमेरिका के लिए, सुपर पावर के लिए क्या है? वो बलूचिस्तान को आजाद करा दे। बलोच सारे लीडर, जितने भी बलोच भी यूनाइटेड नहीं है, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो सब इस बात पे एग्रीड हैं कि हम बलूचिस्तान अमेरिका को जो चाहिए देने को तैयार हैं। वो हमारे इलाके हमारे हवाले करे, और हमारी जमीनों से जो दौलत निकाल रहा है उसमें हमें बराबर का हिस्सा दे। और ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका के एरियाज ऑफ कंसर्न हैं, तो वो हमारे बलूचिस्तान से ही बॉर्डर मिलता है, ईरान और अफगानिस्तान का। तो हम अमेरिका को अड्डे भी देने को तैयार हैं, बलोच लीडर तैयार हैं। तो अगर ट्रम्प भाई और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली इस बात पे सोचेगी ना, तो उनके लिए बेहतर यही होगा कि बलूचिस्तान को आजाद करा दें। और बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होता है तो इसके बाद फिर केपी सिंध वाले भी हिम्मत जुटा सकेंगे। लेकिन बात आपकी सही है, मैं इतने सालों से कह रहा हूं। जब मैं 94 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस गया, और वहां पे मैंने देखा कि सिंधी भी बोल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, और पाकिस्तान तो बस 2-4-5 साल मैक्सिमम, मेरे अपनी रीडिंग उस वक्त ये थी कि 5 साल में पाकिस्तान टूट जाएगा। लेकिन हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को उस वक्त समझते नहीं थे। अभी भी अगेन आई विल से कि पाकिस्तान अपनी जो नेचुरल इसकी लाइफ है ना, वो गुजार चुका है।
जिस तरह आईसीयू में पाकिस्तान को जबरदस्ती जिंदा रखा गया है, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल है नहीं कि वो सरवाइव कर सके। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी खराब है ये आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि इलेक्शंस भी, अब तो पहले भी इलेक्शंस आर्मी की मर्जी से रिजल्ट आते थे, अब तो इलेक्शन हारने के बाद भी जबरदस्ती जितवाए जा रहे हैं। जुडिशरी टोटली कंट्रोल में आ गई है। फिर सोशल फैब्रिक पाकिस्तान का टोटल तबाह है। इस्लामाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म इस हद तक बढ़ा हुआ है कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि सिचुएशन किस हद तक खराब है। तो इसलिए यह है कि पाकिस्तान अपनी नेचुरल डेथ की तरफ जा रहा है, लेकिन कब होगा ये कहना मुश्किल है। दियोगरी यादव जी, रोज पाकिस्तानी सोल्जर मारे जा रहे हैं, फिर भी आईएसआई बांग्लादेश पहुंच चुकी है, पीओके में हमास आ गई है और चाइना पाकिस्तान को 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे रहा है। तो आरिफ जी, क्या सॉल्यूशन है पाकिस्तान का? सॉल्यूशन तो एक ही है, पाकिस्तान टूट जाए। और जिस हिसाब से बलूचिस्तान में और केपी में पाकिस्तान आर्मी मर रही है, तो कब तक ये होगा? क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान आर्मी में पंजाबी हैं या पख्तून हैं, सिंधी बलूच तो है नहीं। तो पंजाबी क्या करता था कि केपीके में ऑपरेशन होता था तो पंजाबी आर्मी को, फौजियों को भेजता था, और बलूचिस्तान में ऑपरेशन होता था तो पठानों को भेज देता था। लेकिन अब पठान इतना आर्मी से तंग आ चुका है कि अब पठान आर्मी के लोग भी बलूचिस्तान जाने को तैयार नहीं, और बलूचिस्तान इनकी कवर बन रही है, तो इसलिए अब पंजाबी को वहां भी जाना पड़ रहा है, वहां और केपी में भी। और फिर सिंध में भी रेंजर्स बिठाई हुई है, तो दसियों हजार फौजी सिंध में भी कमाई का जरिया है, तो वहां पे भी बैठे हुए हैं। पंजाब में भी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि आर्मी को सारा कुछ वहां पे भी अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ती है। तो सॉल्यूशन तो पाकिस्तान का ब्रेकअप है। लेकिन अगेन देखें, मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि कोई भी कंट्री नया उस वक्त तक बन नहीं सकता जब तक इंटरनेशनल एजेंडे पे ना हो। मैं जब 96 97 में यूएन में बैठा था, तो मेरे बराबर में एक साहब बैठे थे, तो हम लॉबिंग करते थे, तो मैंने अपनी किताब निकाली और उसको दी। मैंने कहा देखें, हम पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान में ये मसला ये वो। तो मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो उसने कहा मैं ईस्ट तिमोर का प्राइम मिनिस्टर हूँ। अब मैंने तो कभी ईस्ट तिमोर का नाम भी नहीं सुना था, तो मैं समझा कि कोई कंट्री होगा, जाहिर इतने 200 कंट्री हैं, सबके नाम तो नहीं सुने हुए हमने। तो मैं उससे लॉबिंग करता रहा, और फिर मैंने अपने जो मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ थे, बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा ईस्ट तिमोर कौन सा मुल्क है? तो बोला ये ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया का हिस्सा है जो कि आजादी मांग रहा है। अब हमने फलस्तीन की आजादी की जंगें देखी, कुर्दिशों की मूवमेंट देखी, बलोचों की देखी, सबकी देखी, कभी ईस्ट तिमोर की कोई मूवमेंट ही नहीं नजर आई थी, ना कोई मिलिटेंसी थी, ना कोई ऐसा कुछ था। लेकिन इसके 1-2 साल के बाद मैं बेल्जियम में अपने घर में बैठा था, तो उस जमाने में ये हमारे पास एशियन टीवी चैनल तो होते नहीं थे, तो ज्यादा हमारा जरिया यही बीबीसी सीएनएन ये होता था। तो टीवी पे सीएनएन पे अचानक खबर आई कि ईस्ट तिमोर हैज बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री, और उसके पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के नाम थे, और फॉरेन मिनिस्टर का नाम जो था ना, वो उस आदमी का था जिससे मैं लॉबिंग कर रहा था, जिसने कहा था मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो फॉरेन मिनिस्टर बना था, जोजे रामोस होर्ता उसका नाम था। और जोजे रामोस होर्ता आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अचानक एक कंट्री बन जाता है क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडे पे था, अमेरिका की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इंडोनेशिया लगता है, उस पूरे साउथ ईस्ट समंदर में ये कंट्री है। इंडोनेशिया इतना बड़ा मुस्लिम कंट्री है, वहां पे मलेशिया भी साथ में है, फिलीपीन में भी अच्छा खासा मुसलमान है, तो वहां पे उनको एक नॉन मुस्लिम कंट्री की जरूरत थी, छोटे से अड्डे के लिए, और सब कुछ बन गया। सूडान एक कंट्री होता था, आज 3 कंट्री हैं सूडान की जगह। इथियोपिया कंट्री होता था, आज एरिट्रिया और इथियोपिया 2 कंट्री बन गए। तो ये सब कंट्रीज तो बन रहे हैं, उनकी मूवमेंट उस लेवल की है भी नहीं जैसी कुर्दिश बलोच पख्तून मूवमेंट है। तो ये इंटरनेशनल एजेंडे की बात है। लेट्स सी पाकिस्तान इंटरनेशनल एजेंडे पे कब उतरता है।
ध्रुमिल पाटिल जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद भाई, ग्रेट जॉब आरिफ भाई, कीप अप गुड वर्क। थैंक यू। मैं अजीज दोस्तों यहाँ पे इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, इस पे मैं याद आया तो बता दूं, आज सुबह भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी और मैंने गो फंड की अपील भी डाली है। देखें, मैं एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के नाम पे यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में एक भरपूर मूवमेंट चला रहा हूँ। हम एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का एक मंथली न्यूज़लेटर भी निकालते थे, लेकिन हुआ ये कि वो उस पे भी खर्चा भी होता है और काम भी बहुत लंबा होता है और अकेला आदमी कहाँ से क्या क्या करे। तो वो काफी महीनों से हमने वो बनाया नहीं है, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का मंथली न्यूज़लेटर, उसको भी हम वापस शुरू करना चाह रहे हैं। फिर लास्ट ईयर सितंबर में मैं जिनीवा, मुझे आपको पता है मैं 31 साल से जुड़ा हुआ हूँ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, तो कई एनजीओ से कनेक्शन हैं। तो एक एनजीओ ने मुझे दावत दी कि आप आए, मैं आपको एक्रेडिटेशन जो बैज होता है यूएन में अंदर जाने का वो भी दूंगा और आपको एक स्पीच मैन कौंसल हॉल में दूंगा और आप मेरे सेमिनार में भी आए। तो मैंने कहा कि खर्चा, क्योंकि पहले मुझे जब एनजीओ बुलाते थे तो होटल टिकट खर्चा देते थे, तो उसने कहा कि भाई देखें, मैं आपको एक रात का होटल दे सकता हूँ, टिकट आपका होगा, तो आप आए, सुबह सवेरे आ जाएं, यूएन में मेन कौंसल में स्पीच करें, शाम को मेरे सेमिनार में स्पीच करें, फला होटल में मैंने सेमिनार रखा है, और रात रुकें, अगले दिन भले आप पूरा यूएन में अपना जो भी काम करना है करें और शाम को चले जाएं। तो फिर मैंने अपनी जेब से टिकट खर्च किया और एक रात होटल एक्स्ट्रा लिया था, और वो एक्स्ट्रा होटल मैंने फ्रांस में लिया था। मैं उसकी डिटेल मैंने आपको उसी वक्त वीडियो में बताई थी कि वो होटल फ्रांस बॉर्डर के साथ ही है जिनीवा के। तो बस में बैठ के जाते हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने सन्नाटे वाली जगह पे था। और फिर वहां पे आपको पता है आजकल यहाँ पे सीरियन माइग्रेंट्स है ना, उनका बड़ा हिसाब किताब है कि छुरी लेके किसी को भी मार देते हैं। तो सुबह 6 बजे मैं फ्लाइट के लिए टैक्सी का वेट कर रहा था, टैक्सी मिल नहीं रही थी, और होटल बिल्कुल खेतों के बीच में था और सन्नाटे वाली जगह थी, और उसमें एक सीरियन आया, मुझसे सिगरेट मांगने लगा सुबह के 6 बजे। और फिर दूसरा आया सीरियन और ये आपस में बातें करते थे, मेरा डर के मारे हाल खराब। मैंने कहा ये दो सीरियन है और एक मैं अकेला खड़ा हूँ सूटकेस लेके, छोटा सा सूटकेस जो होता है हैंड कैरी वाला। तो ये है कि फिर भी मैं एक रात वहां पे अपने खर्चे पे रुका, टिकट लिया, वो खर्चा हुआ मेरा। फिर वहां पे खाना पीना सब बहुत महंगा होता है। इसके बाद अक्टूबर में मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस करवाई। मैडम कार्ला लोखाट एमपी ने हमें रूम बुक करा दिया, हमने वहां पे सिंधी बलोच पख्तून जमा किए, उसमें भी खर्चा होता है। स्पीकर्स को बुलाना है, एक स्पीकर को आउट ऑफ लंदन से बुलाया तो उसकी टिकट होटल करवाया। मटेरियल किताब बनाई थी, जो वो मटेरियल की प्रिंटिंग थी, और उस अब ये किताब है जो ये हमने प्रिंट करवाई थी, और पूरी किताब में हमने पाकिस्तान के सारे माइनॉरिटीज के मसले, सारे कुछ, 250 पाउंड की तो खाली ये प्रिंटिंग हुई है। और फिर वो कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें काफी खर्चा हुआ। फिर अभी 29 जनवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक और कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें हमें तकरीबन खर्चा हुआ, क्योंकि इसमें भी सिंधी बलोच इश्यूज को हमने उठाया था। किताब मैंने मटेरियल यही वाला यूज किया कि मेरे पास नए मटेरियल के लिए पैसे नहीं थे कि मैं प्रिंट करा सकता। अब हमारी कोशिश हो रही है कि फरवरी में एक रूम बुक हो जाएगा, एक और एमपी से बातचीत चल रही है, और उम्मीद है कि फरवरी के लिए एक और कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसके लिए भी मटेरियल प्रिंट कराना है, उसके लिए भी स्पीकर्स को बुलाने हैं, खर्चा पानी होता है। सेंट्रल लंदन में आप किसी को 4-5 आदमियों को लेके कैफे में बैठ जाए ना तो 25-30 पाउंड का बिल आ जाता है खाली कॉफी पीने का। तो ये सब खर्चे हैं। फिर जिनीवा का सेशन शुरू हो रहा है 24 फरवरी से, 5 हफ्ते का सेशन है, लेकिन अगेन मेरे पास गुंजाइश है नहीं। मेरी एक एनजीओ से बातचीत चल रही है, उसने कहा मैं आपको एंट्री बैच एक्रेडिटेशन दे दूंगा और आपको स्पीच एक दे दूंगा, लेकिन खर्चा आपका होगा। अब जिनीवा जाना, वहां पे रहना 2-3 दिन, खाना पीना मूवमेंट सब करा के तो 1000 पाउंड का सीधा सीधा खर्चा है। अब लोग कहते हैं इसका फायदा क्या है, तो भाई साहब फायदा ना होता तो 31 साल से हम लगे नहीं रहते। आप मुझे ये बताएं कि खालिस्तान की मूवमेंट का भारत से को क्या नुकसान है? कोई क्या भारत को तोड़ देंगे ये? लेकिन पाकिस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर उस पर लगा रहा है ना।
ये इंटरनेशनल लॉबिंग बहुत जरूरी होती है। भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर नहीं रहा, ना हम जैसे जो बेचारे लगे रहते हैं 24 घंटे उनकी मदद करता है। अगर भारत सरकार ही हमारे सर पे हाथ रख देता, या भारत की सरकार ना सही, भारत का कोई बड़ा एनजीओ या बड़ा ग्रुप हमारे को सपोर्ट कर देता, तो मैं अकेला जो काम कर रहा हूं, मैं फिर अगर गुंजाइश होती तो मैं कितना बड़ा काम कर सकता था। तो अब मुझे जिनीवा जाने का पूरा वो है, इतना बड़ा सेशन है, ये पूरे साल का सबसे बड़ा सेशन होता है फरवरी मार्च का। तो मेरी कोशिश है कि इसीलिए मैंने फंडिंग की रिक्वेस्ट की है। ये मेरा अपना जो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, गो फंड का अपना लिंक। तो ये है कि, और अगर मेरे मायंक जो हैं, वो अगर वो लोगो गोफन का भी लगा दें, और यूपीआई जो मेरा है ना, वो मयंक तिवारी के नाम से है, क्योंकि वो मयंक ही मेरी सपोर्ट करते हैं और बहुत मेरे लिए मेहनत करते हैं। तो मैं भारत का यूपीआई ले नहीं सकता, तो उनका यूपीआई हम यूज करते हैं। तो ये गोफन का और यूपीआई का लोगो मैं मयंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर शेयर कर सकें तो इधर कर दें। तो आप लोग जितनी भी वो करेंगे वो करेक्ट जगह पे लगेगी। उसको हम अपने पर्सनल जेब का जो हमारा मंथली खर्चा होता है उसमें से निकाल के मैं ये सारी एक्टिविटीज कर रहा हूँ, फिर अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जॉब के बाद आपको टाइम देना बड़ा मसला होता है, और मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे बहुत एक्टिवली काम कर रहा हूँ। तो पूरा मैं अपनी फैमिली को भूल के सिर्फ काम और इस पे वो लगा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें। ध्रुमिल जी, थैंक यू वेरी मच। ध्रुमिल पाटिल, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम few months. I must say you deserve more recognition about your work. I have been telling my friends and family to subscribe your channel. धन्यवाद ध्रुमिल जी। और आप जैसे ही हमारे जो डाई हार्ट सपोर्टर हैं, जो हमारे काम को अप्रिशिएट भी करते हैं और हमारे लिए बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच भाई। रितेश ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच भाई। आरिफ जी, प्लीज गाइड मी, आई लिव इन जर्मनी और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में काम करना चाहता हूं एंड वर्क फॉर सिंधी हिंदूज एंड बलोच। रितेश जी, देखें मैंने आपको बताया ना कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में काफी चीजें होती हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस एक जाहिर 200 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका जो कई बिल्डिंगों का कॉम्प्लेक्स है, उसके सिक्योरिटी बैरियर लगे हुए हैं, चारों तरफ बंद है, और एक एंट्री पॉइंट है ना, वहां पे पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे एयरपोर्ट का होता है ऐसा सिस्टम है। आपको अंदर जाने के लिए बैच चाहिए, और वहां पे सिर्फ 3 किस्म के लोग अंदर जा सकते हैं। एक होता है जो 200 कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, जिसको मिशन कहते हैं। इंडिया का मिशन है, पाकिस्तान का मिशन है, अमेरिका का मिशन है। तो ये मिशन के जो स्टाफ होते हैं, एम्बेसी के जो स्टाफ, उनके पास लाल कलर का बैच होता है। वो पंच उधर स्कैनिंग होती है एंट्री पॉइंट पे। तो इनको हम डिप्लोमेट कहते हैं। ये डिप्लोमेट की एंट्री ही अलग होती है। एक होती है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज के, जो इनका अपना स्टाफ होता है, हजारों लोगों का स्टाफ है। खाली यूनाइटेड नेशंस की 17 मेरा ख्याल है जो बॉडीज है ना, उनके हेड ऑफिस जिनीवा में है। जैसे यूएनएचआरसी है, यूएनएचसीआर है, मतलब हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, फिर आईएलओ है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, ये सबके हेड ऑफिस जिनीवा में है। मेरा ख्याल है यूनिसेफ का शायद पेरिस में है, और जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क में है। लेकिन मेन 17 तकरीबन बॉडीज हैं यूएन के रिलेटेड, तो उनके स्टाफ का अलग बैच होता है, वो भी स्कैन करके चले जाते हैं। हमें सेशन वाइज मिलता है एनजीओ को। अब वो एनजीओ यूनाइटेड नेशंस में रजिस्टर्ड होते हैं कई कई सालों से, और उनका एक प्रोसेस होता है, हर 3 महीने बाद ये अपनी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स यूएन को भेजते हैं, और हर साल उनका वो स्टेटस रिन्यू होता रहता है। एनजीओ कैन इनवाइट एनीवन। तो हम तो हमेशा किसी न किसी एनजीओ के जरिए जाते हैं। अब वो एनजीओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक एनजीओ है, बड़े बड़े एनजीओ भी हैं, छोटे छोटे एनजीओ भी है, कई एनजीओ हैं। मैं एक अफ्रीकन एनजीओ के साथ अटैच्ड हूँ, और वो मुझे बैच दे देते हैं। कभी कभी अंदर स्पीच, एनजीओ को अंदर स्पीच करना भी अलाउड है। एक एजेंडा होता है सेशन से पहले, जैसे इस बार जो एजेंडा है उसमें 13 आइटम है,
तो हर आइटम पे अंदर यूनाइटेड नेशंस के मेन काउंसिल हॉल में प्रोसीजर चलेंगे, पहले कंट्रीज बोलेंगे उस आइटम के ऊपर। एक मिसाल है, आइटम है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एजेंडा आइटम के ऊपर पहले कंट्रीज बोलेंगे, अपनी अपनी स्पीच करेंगे, फिर एनजीओस की बारी आएगी। तो उसमें फिर एनजीओस भी हजारों की स्पीच, मतलब सैकड़ों में स्पीच होती है एक एक आइटम पे। तो मैं, मुझे अगर एनजीओ अलाउ करता है उस टॉपिक पे, तो मेरा नाम वो उधर डाल देगा, मैं वेट करता रहूंगा कि मेरी बारी कब आएगी। जब मेरी बारी आएगी तो मुझे 90 सेकेंड का टाइम मिलता है, 90 सेकेंड में मैंने अपनी स्पीच कर लेनी है। तो आप A4 पेज पे 14 फॉन्ट के साथ आप 3/4 का पेज पढ़ सकते हैं अगर स्पीड में पढ़े तो। ये सिस्टम है। मेन वहां पे होती है लॉबिंग। फिर आप जब बिल्डिंग में होते हैं अंदर, तो वहां पे हजारों लोग आए हुए हैं, 200 कंट्री के डिप्लोमेट्स भी हैं और एनजीओ सेक्टर्स भी हैं, सब हैं। आप वहां पे किसी से भी बैठ के कैफेटेरिया में, रास्ते में, लॉबी में, रूम में, कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, अपना केस पेश कर सकते हैं। तो वो हम कर रहे हैं। तो आप, मेरा ईमेल एड्रेस है ये नीचे लिंक में, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आपसे व्हाट्सएप नंबर चेंज एक्सचेंज कर लेंगे हम, तो जरूर हम करेंगे। क्या कहता है कुरान? थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच, वेरी हम्बल्ड ऑफ योर सपोर्ट भाई, थैंक यू। वैभव भिड़े जी, हेलो सर, व्हाट इज द इनसाइड that black stone of Makkah? I have seen few documentaries about it, but nothing solid. I got to know. Kindly बताइए कि है क्या अंदर? हाँ, बस 4 दीवारें हैं अंदर, मार्बल से 4 दीवारें बनी हुई हैं। जाहिर है ये मार्बल से दीवारें बाद में ही बनी हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो यहूदी मुस्लिम जो झगड़ा है ना, फसाद है ना, उसकी बुनियाद पड़ी थी इब्राहिम से। इब्राहिम की बीवी थी सारा, और सारा को बच्चा नहीं हो रहा था। तो जब ये 80 साल की हो गई, तकरीबन 70-80 साल की, वो बच्चा नहीं हो रहा था, तो ये अल्लाह, जो कुरान बताता है कि अल्लाह से रोती रहती थी। ऐसे में इनकी नौकरानी थी हाजरा। तो इब्राहिम ने सारा के कहने पे हाजरा से शादी कर ली, और हाजरा से फिर बच्चा होने वाला था। तो सारा को बकौल कुरान के फरिश्ते ने आके कहा कि तुम भी प्रेग्नेंट हो। तो उसने कहा मैं 80 साल की बुढ़िया प्रेग्नेंट, और ये मेरा हस्बैंड 85 साल का बाप बनेगा, क्यों मजाक करते हो? तो उसने कहा नहीं, मजाक नहीं, अल्लाह का हुक्म है। अब सारा के यहाँ बेटा पैदा हुआ इसहाक, हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ इस्माइल। अब सारा के यहाँ बेटा हो गया तो उसको हाजरा की जरूरत नहीं थी। तो जैसे दो बीवियों के झगड़े होते थे, तो इब्राहिम ने हाजरा को और इस्माइल को लिया ऊंट पे बैठ के। ये बात है जेरूसलम की, जेरूसलम में ये लोग रहते थे। वहां से ऊंट पे बिठा के इनको लेके आ गए मक्का। अब उस वक्त मक्का में कुछ भी नहीं था, तो रेगिस्तान था। तो रेगिस्तान में वहां पे इन्होंने ये 4 दीवारी का घर बनाया, इब्राहिम ने और इनके बेटे में इस्माइल ने मिलके। ये है इसकी कहानी। फिर इसके बाद ये कई बार टूटा, कई बार बना, कई बार टूटा, लेकिन कुरान ने कहा कि इब्राहिम ने इसको अल्लाह का घर बताया। और इवन प्रोफेट मोहम्मद के आने के बाद भी कई बार टूटा ये। फातिमिद सल्तनत में इसको तबाह कर दिया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको पत्थरों से, जो वो मंजनिक कहते थे, जो पत्थर से जैसे तोप की तरह पत्थर बड़े बड़े गोले आके लगते, तो उससे तोड़ दिया था। तो कई बार टूटा है, लेकिन इसके अंदर है कुछ नहीं, 4 दीवारी है। अब मार्बल की 4 दीवारी है, अंदर ग्रीन कलर का मार्बल लगा हुआ है, और 4 दीवारी है, दैट्स इट, नथिंग, और कुछ भी नहीं है। 7, आरिफ जी, आर मुस्लिम्स डूइंग घर वापसी इन कुंभ? डू यू हैव एनी स्टेटिस्टिक्स? कुंभ के हवाले से तो मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि कोई घर वापसी कर रहे हो। कोई कद का अगर कोई वाकयात हुए भी हैं तो आई डोंट नो वेरी मच अबाउट इट। लेकिन यह है कि मुस्लिम्स, अभी किसी भाई ने सवाल भी किया था कि एथेइस्ट बहुत ज्यादा एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, ये वो। तो हाँ, हकीकत है, क्योंकि आज का इतना डेवलप्ड नॉलेज सिस्टम है इंटरनेट के जरिए, और
इतना लोगों को नॉलेज मिल रहा है कि अब वो जो इस्लामिक माइथोलॉजिकल चीजें हैं ना, और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी टू मॉडर्न साइंस, क्योंकि इस्लाम तो मॉडर्न साइंस से कॉन्ट्राडिक्शन ही है ना भाई। आप सिर्फ चांद की और सूरज की और जमीन चपटी है और इन चीजों को ही देख लें तो कुरान टोटली साइंस को नेगेट करता है, साइंस कुरान को झुटला रहा है। जबकि सनातन में तो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से करेक्ट चीजें थी। ये कुंभ जो है हजारों साल से हो रहा है, तो सारे प्लेनेट जो एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये है कि सनातन के पास एस्ट्रोनॉमी के हवाले से 108 नंबर की सिग्निफिकेंट और ये, लेकिन इस्लाम इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू साइंस। तो लोग जब समझ का दरवाजा खुलता है ना, तो बिल्कुल इस्लाम से दूर भाग रहे हैं। हिरन में ईश्वर, आरिफ अजाकिया सर, एविडेंस Moses is supported by Egyptian civilization, pharaohs, but evidence is not available on Adam. Our view do bring Vijay Bahadur Singh, sir, retired custom official, महाराष्ट्र। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उनका कांटेक्ट ढूंढने की और उनसे बात करने की। बिल्कुल आदम की कोई एविडेंस नहीं है, और मोसेस के भी एविडेंस फरोआ ने या इजिप्ट ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। मोसेस को पैदा होते ही उस वक्त फरोआ को किसी ने भविष्यवाणी की थी कि आज के दौर में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को खत्म करेगा। तो उस वक्त जितने बच्चे पैदा होते थे उनको मारने का हुक्म था। तो मोसेस पैदा हुए तो उनके माँ बाप ने उनको एक टोकरी में डाल के दरिया में डाल दिया था, और वो टोकरी बहती बहती फरोन के महल के अंदर आ गई, और वहां पे उसकी बीवी या पता नहीं, मुझे सही से एग्जैक्ट चीजें याद नहीं, लेकिन उसको वो टोकरी नजर आई और वो बे औलाद थी। तो उसने वो बच्चा अपने पास रख लिया, और वो फरोन के महलों में ही मोसेस बड़े हुए। लेकिन फिर उन्होंने अल्लाह एक है, और क्योंकि फरोन अपने आप को खुदा कहते थे, तो अल्लाह एक है और उसकी इबादत करो और तुम खुदा नहीं हो, मूवमेंट चलाई अपने ही पैदा पालने वाले के खिलाफ, फरोन के खिलाफ। तो फरोन तो मूसा को मारने पे लगे हुए थे, और ये जो दरियाई नील को तोड़ा था रसा डंडा मार के, और फिर उसमें से ये चले गए थे मूसा अपने लोगों को लेके, और फिर पीछे जब फरोन दरिया के अंदर उसमें घुसा तो डंडा मार के वापस दरिया बंद कर दिया, तो वो सारे डूब गए। तो ये मोटा मोटा आपको थोड़ी मैंने हिस्ट्री इसकी बताई है। वैभव भिड़े जी, बट सर दैट ब्लैक स्टोन, उसको चूमते क्यों हैं? एक डॉक्यूमेंट्री में आई सॉ इट वाज शिवलिंग इन एंशिएंट टाइम। देखें, ये काला पत्थर है ना, हम जब पहली बार सऊदी अरब गए थे तो हमारे फादर ने कहा कि सिग्निफिकेंस ये है कि ये अल्लाह का राइट हैंड है, इसको चूमने का मतलब आपने अल्लाह के राइट हैंड को चूमा। और ये जो 7 चक्कर तवाफ शुरू होता है ना, तो ये इस कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे ये लगा है, यहाँ से शुरू होता है। इसके सामने खड़े होकर हम दुआ करते हैं तवाफ शुरू करने की, और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर उसकी तरफ यूं हाथ करके फिर हम जाते हैं, एक चक्कर काटते हैं, फिर उसके सामने खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर फिर एक चक्कर काटते हैं। इस तरह 7 चक्कर होते हैं। नमाज पूरी दुनिया में होती है ना, वो काबे की तरफ नहीं होती, काबे के कॉर्नर पे जो पत्थर लगा है उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंट तो बस वही है जो कि जन्नत का पत्थर है और जन्नत से आया है, और लेकिन और कोई खास इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। जब प्रोफेट मोहम्मद ने इस्लाम शुरू किया था तो इस खाना काबा और मक्का के जो ये खाना काबा है उसके चारों तरफ 360 मूर्तियां थी, और जाहिर है मूर्ति की पूजा करने वाले सनातनी होते हैं। तो ये एक्चुअली सनातनियों का वो था। मक्का में बस थोड़े बहुत क्रिश्चियन थे, वो भी ना होने के बराबर। मदीना में भी थोड़े बहुत क्रिश्चियन थे और काफी यहूदी थे। मदीना का नाम भी यसरब था यहूदियों का। तो ये है कि प्रोफेट मोहम्मद ने जब यहाँ शुरू किया था तो मूर्तियां थी, और जब मक्का पे कब्जा किया था तो प्रोफेट ने अपने हाथों से उन मूर्तियों को तोड़ा था। उसमें लात मन्नात और कई मूर्तियां थी, और वो सनातन तनाव क्या रहा था। तो नो डाउट के वो शिवलिंग भी हो सकता है, वो काला पत्थर, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पूरा सनातन का एरिया था। लेकिन वो पत्थर इतना सैक्रेड था, इतना वो था कि उसको
खत्म करने का प्रॉफिट मोहम्मद ने भी सोचने की हिम्मत नहीं थी। वो बाकी मूर्तियां तोड़ दी थी, उस पत्थर को हाथ लगाने की तो उन्होंने उसको अल्लाह का पत्थर कह दिया, जन्नत से आया हुआ पत्थर कह दिया, वगैरह वगैरह। कैप्टन अभिमन्यु भट्ट, एमकेएम अल्ताफ हुसैन का ट्रेजरर अभी कौन है? ट्रेजर ही नहीं है तो ट्रेजरर कौन होगा? अब उनके पास कोई ट्रेजर नहीं है, थोड़ा बहुत जो है उसको अपने ये खर्चे पानी चला रहे हैं। तो एमक्यूएम की जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है उसको मुस्तफा अजीजाबादी हैं, वो इसके कोऑर्डिनेटर हैं। बाकी वहां पे हैं बाकी कई जो जिम्मेदार हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, लेकिन एज सच अब एमक्यूएम की वो पोजीशन नहीं है। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है आखिरी सवाल ले लेते हैं। 7, आरिफ जी, हु इज द सीएम फेस ऑफ बीजेपी फॉर दिल्ली? नो आइडिया भाई, क्योंकि कई नाम चल रहे हैं। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें 5 नाम किसी ने बताए थे। इट कैन बी एनी वन। और जाहिर बीजेपी का सीएम होगा तो फिर वो काम भी ऐसा ही करेगा। फिर बीजेपी की प्रधानमंत्री भी दिल्ली में ही होते हैं, पूरी कैबिनेट दिल्ली में होती है, तो दिल्ली में बीजेपी एज ए पार्टी चीजों को चलाएगी। मैं नहीं समझता कि एक आदमी के नाम पे चीजें चलेंगी, जैसे कई प्रोविंसेस में, कई भारत की स्टेट्स में सीएम होते हैं लेकिन सेंट्रल कमांड की तरफ से चीजों को गाइड किया जाता है। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करें। काफी अच्छा रहा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा अपने परिवार के साथ बैठ के बातचीत करने में। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट भाई। प्लीज सपोर्ट जारी रखें और मुझे गोफन पे या पेपाल पे या यूपीआई पे जितना आप सपोर्ट कर सकेंगे उतना मेरे लिए चीजों को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद।